हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार एग्जाम के रिगार्डिंग एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ शानदार सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम राजस्थान जीके के सवाल, इंडियन हिस्ट्री के सवाल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी और इसके साथ साथ आपके राजस्थान जीके के सवाल रहेंगे, राजस्थान की पॉलिटी के सवाल रहेंगे और साथ ही साथ साइंस के सवाल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी जो रैंक है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम इंपॉर्टेंट सवाल आपके होने वाले हैं। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या इनके इर्द गिर्द के जो सवाल है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ आपके शरीर के अंग दिए गए हैं और एक तरफ गहने दिए गए हैं। तो कान में कौन सा आभूषण आपका पहना जाता है? तो दोस्तों मांदलिया जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? ये आपका दोस्तों मांदलिया गले में पहना जाता है। ठीक है, अंगूठिया कहाँ पर पहना जाता है? तो अंगूठिया आपका कान में पहना जाता है। दामना आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो अंगुलियों में दामना पहना जाता है। और कंडोरा आपका कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो ये आपका कमर में पहना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ए में 4 एक में ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आसानी से निकल कर आ गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, कंडोरा के अलावा करधनी भी जो है ये भी आपकी कहाँ पर पहनी जाती है? ये भी आपकी कमर में पहनी जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले आपके प्रथम राजस्थानी कौन थे वो यहाँ पर पूछा गया है। मेजर सिद्धांत सिंह, मेजर पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह। तो दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले आपके प्रथम राजस्थानी कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले दूसरे राजस्थानी कौन थे, तो वो आपके मेजर सिद्धांत सिंह हो जाएंगे। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पीरू सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो है वो रामपुरा गांव में हुआ था, झुंझुनू जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। झुंझुनू जिले के रामपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी बटालियन का हिस्सा थे, तो छठी राजपूताना बटालियन से संबंधित है। ये आपके छठवीं राजपूताना बटालियन जो है उससे संबंधित है। और 1948 में मरणोपरांत इनको दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो मेजर पीरू सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला मैं देखता चला गया शुरू किया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं देखता चला गया जो श्रृंखला थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब राजस्थान के अंदर आपका आपातकाल हुआ था, आपातकाल पड़ा था दोस्तों 1975 के आसपास की बात है ये आपकी। तो दोस्तों जो आपके कपूरचंद कुलिस थे इन्होंने जो है गांवों का भ्रमण किया था। तो गांवों का जब इन्होंने भ्रमण किया था तो उन्होंने एक श्रृंखला निकाली, मैं देखता चला गया, ये इन्होंने शुरू की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कपूरचंद कुलिस का संबंध अगर आपसे पूछा जाए कौन से जिले से है, तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है आपके महान कवि, उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, वे मेवाड़ के निवासी थे, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात और आपकी दूसरी बात और यहाँ पर चौथी बात आपकी सही है। लेकिन ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये कहाँ के निवासी थे? ये आपके बूंदी के निवासी थे। और ये किसके दरबार में थे दोस्तों? तो ये राम सिंह के दरबार में थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध किताबें लिखी गई है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो वंश भास्कर यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राम रंजाट किसके द्वारा लिखी गई है, तो राम रंजाट जो है ये भी आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए वीर सत्सई किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीर सत्सई जो है वो भी आपकी इनके द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा बलवंत विलास जो है, कौन सी दोस्तों? बलवंत विलास, बलवंत विलास भी इनके द्वारा लिखी गई है। एक है आपकी दोस्तों छंदमयुग, छंदमयुग भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये भी आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए सती रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो सती रासो जो है और वीर सत्सई जो है वो दोनों इनके द्वारा लिखी गई है। तो छंद
म्युख, बलवंत विलास, राम रंजाट, वीर सत्सई, ये सब आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। और ये आपके बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कविता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1815 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? तो बूंदी जिले के हिरना गांव में इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? हिरना गांव में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर काफी बातें मैंने आपको बता दी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहां पर स्थित है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ शिखर, रामगढ़ झुंझुनू। तो ये आपका रामगढ़ बारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है, ऐसी कौन सी चोटी हो जाएगी आपकी मध्य अरावली की? तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ या दिलवाड़ा? तो ये आपकी तारागढ़ हो जाएगी दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 873 मीटर हो जाएगी। तो ये ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है। रघुनाथगढ़ आपकी कहां पर हो जाएगी? शिखर में हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अचलगढ़ आपकी सिरोही में हो जाएगी, दिलवाड़ा आपकी सिरोही में हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए आप दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दक्षिण अरावली श्रृंखला में आपकी कौन सी चोटी अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ या बिलाली? तो बिलाली दोस्तों आपकी उत्तरी अरावली में स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पर स्थित है? उत्तरी अरावली में स्थित है। और उत्तरी अरावली में भी कहां पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये कहां की हो जाएगी आपकी? तो ये आपकी दोस्तों हो जाएगी कोटपुतली भरोड़ की। कहां की हो जाएगी? कोटपुतली भरोड़ की हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोटपुतली भरोड़ की हो जाएगी ये आपकी बिलाली। तो ये आपसे पूछी जा सकती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 775 मीटर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दिलवाड़ा कहां पर हो जाएगी आपकी? तो सिरोही में हो जाएगी। शेर आपकी सिरोही में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? लोकवाणी, आगीबाण, जय भूमि, जय ध्वनि? तो ये सवाल काफी बार मैंने आपको करवाया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगीबाण हो जाएगा। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आपसे पूछा जाए तो आगीबाण हो जाएगा। कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ब्यावर से प्रकाशित किया गया था, जय नारायण व्यास के द्वारा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और लोकवाणी कहां का हो जाएगा दोस्तों? तो लोकवाणी आपका जयपुर का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा? लोकवाणी आपका जयपुर का हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जय भूमि कहां का हो जाएगा? तो जय भूमि भी आपका जयपुर का हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर एग्जामिनर पूछे तो ध्यान रखना है आपको। जो आपका लोकवाणी है दोस्तों जयपुर वाला, ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये देवी शंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया था। देवी शंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1943 में। ठीक है, और जय भूमि जो है ये 1940 का हो जाएगा आपका। ये गुलाब चंद काला के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? गुलाब चंद काला के द्वारा ये निकाला गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि करता है? तो दोस्तों हवेली रूप का प्रतिनिधि बना, यानी पार्श्वनाथ मंदिर, नाथद्वारा मंदिर, पुष्कर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ये आपका नाथद्वारा मंदिर हो जाएगा, जो कि आपका राजसमंद में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों अर्थुना में जो आपके मंडलेश्वर मंदिर है उनका निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिहार, चौहान, गुहिल या परमार? तो दोस्तों अर्थुना के जो आपके मंदिर है मंडलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों परमार शासक चामुंडा राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, चामुंडा राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है चामुंडा राज ने अपने पिता मंडलिक की स्मृति में करवाया था। तो मंडलिक की याद में करवाया था, अपने पिता मंडलिक की याद में चामुंडा राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1079 ईस्वी में करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थुना आपके कहां पर हो जाएंगे? तो अर्थुना आपके बांसवाड़ा में हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई आपकी, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये सब लोगों को पता है, ये चरी नृत्य से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो फल्गुबाई है ये काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 2 एक्स्ट्रा नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक नाम आपको ध्यान रखना है मोहन सिंह गौड़। मोहन सिंह गौड़ जो है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? चरी नृत्य से हो जाएगा। तो मोहन सिंह गौड़ का संबंध आपका चरी नृत्य से है। और एक नाम आपको ध्यान रखना है सुनीता रावत। तो मोहन सिंह गौड़ और आपका सुनीता रावत जो है, इनका संबंध जो है ये चरी नृत्य से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत। अब अगला सवाल देखिए, पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? तेरथाली, अग्नि नृत्य, पम नृत्य या वालर नृत्य? ये आपका वालर नृत्य हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपका बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है।
बिना वाद्य यंत्रों के आपका दोस्तों वाला नृत्य किया जाता है। 13 थाली नृत्य कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है रामदेव जी की स्मृति में। बम नृत्य आपका भरतपुर अलवर में किया जाता है जब फसलों का आगमन होता है, फसलों की कटाई होती है उस समय। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर आपके लोक देवता दिए गए हैं और यहाँ पर जन्म स्थान दिया गया है। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? परबतसर नागौर में हुआ था, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चुरू में हुआ था, तो बी में आपका 3rd हो जाएगा। ए में 4, बी में 3rd, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तल्लीनाथ जी का जन्म पांचोटा जालोर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पांचोटा जालोर में हुआ था। फाबू जी का जन्म आपका कोलूमंड जोधपुर में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। ठीक है, फाबू जी की घोड़ी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो लीलन घोड़ी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बांसी दुगारी जो है ये तेजाजी जो महाराज जो है इनका प्रसिद्ध स्थान है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका बूंदी में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ब से बांसी दुगारी हो जाएगा, ब से आपका बूंदी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो मंडन के द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई है ये आपको बताना है। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। तो दोस्तों भैया राजवल्लभ जो है ये मंडन के द्वारा लिखी गई थी, देवमूर्ति प्रकरण मंडन के द्वारा लिखी गई थी, वास्तुसार भी आपकी मंडन के द्वारा लिखी गई थी, और रूपावतार जो है ये भी आपकी किसकी हो जाएगी? मंडन की हो जाएगी। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, जिला आपदा प्रबंधन समिति प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष आपका कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर। तो ये आपका जिला कलेक्टर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं का आरक्षण का प्रतिशत कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 40%, 45%, 50% या फिर आपका 33%। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर कितना परसेंट आरक्षण है? 33%। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे राज्य सूचना आयोग जो है इसका गठन जो है ये कौन से अध्याय के तहत और कौन सी धारा के तहत किया गया है, तो 415 आपको ध्यान रखना है, यानी अध्याय 4 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, राजस्थान सूचना आयोग का 18 अप्रैल 2006 को। एक डेट आपको 13 अप्रैल भी देखने को मिलती है दोस्तों, 13 अप्रैल 2006 को, तो उस दिन प्रकाशन हुआ था, वो बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो लोकायुक्त जो है दोस्तों जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो उस समिति में कौन कौन होते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। राज्यपाल किनसे परामर्श करता है? तो जब भी लोकायुक्त के बारे में आपसे पूछा जाए तो लोकायुक्त आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, लोकायुक्त जब भी पूछा जाए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जरूर होगा। और मानवाधिकार में आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, वहां पर गृह मंत्री होता है। ठीक है, और वहां पर विधानसभा का अध्यक्ष होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है और सीएम होता है। लेकिन यहाँ पर सीएम रहेगा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता रहेगा और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और लोकायुक्त जो है दोस्तों प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आपके आईडी दुआ थे। आईडी दुआ की नियुक्ति कब हुई थी? तो 28 अगस्त 1973 को इनकी नियुक्ति हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी प्रथम लोकायुक्त आपके कब बने थे? 28 अगस्त 1973 को बने थे। और लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान के अंदर 1973 में हुई थी। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम जो है सबसे पहले राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया था 2010, 2014, 2018, 2012। तो ये 2012 में लागू हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो यूक्लिड की रेखा गणित जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ ने, केवल राम ने, सवाई जयसिंह ने, विद्याधर ने। तो सभी यहाँ पर राइट आंसर सवाई जयसिंह कर देंगे, लेकिन सवाई जयसिंह यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा आपका। राइट आंसर सवाई जयसिंह के गुरु हो जाएंगे आपके जगन्नाथ। सवाई जयसिंह के गुरु हो जाएंगे आपके जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के द्वारा यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया गया था। जब आपकी जयपुर की स्थापना की गई थी दोस्तों नवंबर 1727 में,
नवंबर 1727 में जब आपकी जयपुर की स्थापना की गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, तब दोस्तों जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो जो नींव रखी थी वो जगन्नाथ के द्वारा ही रखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि आपका विद्याधर जो है ये कौन था? ये वास्तुकार था। ये कौन था? आपका वास्तुकार था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जगन्नाथ के द्वारा जयपुर की नींव रखी गई थी और ये सवाई जयसिंह के गुरु हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने ही दोस्तों यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। अगला सवाल देखिए, 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू, दूधवा खारा, शेखावटी या मारवाड़? तो ये आपकी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। 1921 ईस्वी में बेंगू चित्तौड़गढ़ के किसानों ने मैनाल में भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्र होकर लाल बाग जो था आपका उसके विरुद्ध आंदोलन किया था दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? तो भैया राणा सांगा जो थे इनका पक्ष बदल लिया था और बाबर का साथ दिया था। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? तो भैया ये 16 मार्च आपका कब हुआ था? 1527 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। यहाँ पर जो सलदी तंवर था इसने धोखा दिया था दोस्तों। ये जो है ये बाबर के साथ मिल गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को किस युद्ध में हराया था? यह आपसे पूछा गया है 16 अप्रैल 1658 को। तो भैया दोराई का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध था, खजुआ का युद्ध था या धर्मत का युद्ध था? तो यह आपका धर्मत का युद्ध हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और धर्मत का युद्ध जो है ये दारा और आपके किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब के मध्य हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था और यहाँ पर दारा की हार हुई थी और दारा का साथ कौन दे रहे थे? जसवंत सिंह दे रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया तो धर्मत के युद्ध में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 16 अप्रैल 1658 भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का चयन कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए आप, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह बात तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह 153 में दिया गया है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो यह बात भी सही है। वह आपका दोस्तों 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी उसका खंडन नहीं किया जाएगा 153 के तहत। तो यह बात भी सही है आपकी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकेगा, यानी त्याग पत्र दे सकेगा 156(2) में। तो यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों विधानसभा जो है इसके निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? 4 कथन है आपके पास, असत्य बताना है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपकी 1952 में दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 160 थी। फिर राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। अगला कथन देखिए, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 2026 तक 200 ही रहेंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनगणना 2001 के अनुसार नहीं होगा, 1971 के अनुसार होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो भैया राज्यपाल के पास विधेयक गया, अब उसने क्या किया? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो उस विधेयक को सदन के सम्मुख रखने के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत है? तो ये कौन हो जाएगा आपका? विधानसभा का अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचेतक? तो ये आपका विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है? तो कितने पद हो जाएंगे दोस्तों? 40, 60, 50, 65। तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है राजस्थान में, तो वो आपके कैलाशनाथ वांचू हो जाएंगे। कैलाशनाथ वांचू जो है इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम कार्यकाल यानी न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा मुख्य न्यायाधीश में, तो ये आपका सतीश कुमार मित्तल का रहा है। किसका रहा है? सतीश कुमार मित्तल का सबसे कम कार्यकाल रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे?
तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लेना। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे? जे.एम. पांचाल हो जाएंगे। जे.एम. पांचाल जो है ये आपके प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे राजस्थान के। सबसे ज्यादा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का रहा है, सबसे कम कार्यकाल सतीश कुमार का रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जो है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज में प्रोत्साहन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपए की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए 100% SGST में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं और उनका संबंध आपको बताना है। मिशन मधुहारी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? डायबिटीज से हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज से बचाव हेतु। तो फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में बी आपका दोस्तों एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, जीरो डोज क्रियान्वयन योजना जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? टीकाकरण को आधार प्रदान करने के लिए हो जाएगा। ऑपरेशन गरिमा जो है ये किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा जागरूकता से संबंधित है। ऑपरेशन सवेरा आपका नशे के विरुद्ध संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीरो डोज क्रियान्वयन आपका टीकाकरण को आधार प्रदान करने के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो राजस्थान का वृक्षावरण है, राजस्थान का वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण राजस्थान का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो राजस्थान का वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कुल वृक्षावरण जो है वो 10,841 है। तो ये कितना प्रतिशत है राजस्थान का जो अपना टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका? तो 3.16% है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वृक्ष और वन दोनों का मिलके बताओ तो ये कितना हो जाएगा? आपका 8% हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इनको एक बार ढंग से बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ। 8% का मतलब कितना हो गया? ये हो गया आपका 27,389 किलोमीटर स्क्वायर। ये वृक्ष प्लस वनों का हो जाएगा आपका। ठीक है, 8%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओनली वनावरण का बता दो भैया, तो ओनली वनावरण का आप देख लो ना, 8 में से 3.16 माइनस कर दो तो ये आपका 4.84% आ जाएगा। और अगर इसको आप क्षेत्र में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 16,548 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने वन स्थिति रिपोर्ट आज ही आपकी टेलीग्राम पर अपलोड की थी, उसका वीडियो अपलोड किया था। लगभग 10,000 बच्चों ने उसको देख लिया है। आप भी देख लीजिए, मैंने काफी शानदार तरीके से 15 मिनट के अंदर वो वीडियो कंप्लीट किया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो वन स्थिति रिपोर्ट का सवाल है वो गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है दोस्तों, यह योजना 15,000 मासिक से कम आय वाले राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई। तो जिनकी आय 15,000 से कम है उनके लिए शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। इस योजना में सम्मिलित होने के लिए 5 पात्र व्यक्ति जो होंगे उनकी आयु 18 से 45 वर्ष होगी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, 18 से 45 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए प्राप्त होगी। तो 3,000 रुपए उनको 60 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए ऐसा सवाल आपका जरूर पूछा जाएगा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से संबंधित। तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। 15,000, 18 से 45, 3,000, तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इजलास खास का गठन किया गया था। तो इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों, 1877 में इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भैया महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो महकमा खास की स्थापना जो है इनके पिता थे भैया, जिनका नाम क्या था? शंभू सिंह। शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1869 के आसपास की गई थी आपकी महकमा खास की स्थापना। अब अगला सवाल देखिए, साइंस का सवाल है दोस्तों आपका। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो ये आपका रेनिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये आपका रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है और ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए, क्षय रोग का रोगजनक है, यानी क्षय रोग मतलब टीबी का जो रोगजनक है वो क्या हो जाएगा आपका? तो टीबी का रोगजनक क्या हो जाएगा दोस्तों? टीबी को क्या बोला जाता है? ट्यूबर बोला जाता है। तो ये आपका मिल गया दोस्तों यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विब्रियो कोलेरी जो है ये हैजा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर NaOH हो जाएगा। इसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। ये आपका नमक का फॉर्मूला हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आपको ध्यान रखना है। और एक होता है आपका Na2CO3.10H2O, वो आपका किसका हो जाएगा दोस्तों? वो भी आपका सोडे का ही है, धावन सोडे का, वो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कपास, रेयन, रेशम, जूट। तो रेयन जो है ये आपका संश्लेषित यानी कृत्रिम रेशा है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। तो प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में, कांच में, वायु में, पानी में। तो प्रकाश का अधिकतम वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और वो किस में होता है? आपका निर्वात में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो निम्न में से असंगत युग्म का आपको चयन करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? आपका टिट्रिकम एस्टिवम हो जाएगा। टिट्रिकम एस्टिवम हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। मटर का पाइमस सटाइवम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। मक्का का मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका जो है दोस्तों ये किसका हो जाएगा? ये आम का हो जाएगा आपका। किसका हो जाएगा? आम का हो जाएगा। और चावल का आपका ओराइजा सटाइवा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो मक्का का क्या हो जाएगा? अगर मक्का का आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे दोस्तों? तो मक्का का आपका क्या हो जाएगा? जिया मेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिया मेज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंध कहां से ग्रहण किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहां से ग्रहण किए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तो संविधान संशोधन लिया गया है दोस्तों, ठीक है। आयरलैंड से आपका क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये राइट आंसर क्यों हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल के समय, आपातकाल जो होता है उसके समय जब मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है या मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है आपातकाल के समय, तो ये स्थगन वाला आपातकाल के समय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो भैया संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार बनाया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो है उसको 300 क में डाल दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, अच्छा अभी अगर पूछा जाए अभी टोटल मूल कर्तव्य कितने आपके? 11 है, और 11 के 11 मूल कर्तव्य याद करके जाने दोस्तों। 11 के 11 आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है दोस्तों इसका गठन जो है ये आपका कब किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका शायद 1976 में किया गया था। एक बार आप इसको देख लेना चेक करके, 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में किया गया था। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो आपके मूल कर्तव्य है ये कहाँ पर दिए गए हैं? तो ये आपके दोस्तों कहाँ पर दिए गए हैं? ये आपके 4A में दिए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 4 में नहीं दिए गए हैं, 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे आपके, 4A में आपके मूल कर्तव्य हो जाएंगे जिनको 51A में जोड़ा गया था, ठीक है। और अभी कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 123 में वर्णित है और राज्यपाल की 213 में वर्णित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा सदस्यों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बताना है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। और यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं, तो बट यहाँ पर आपका जो दूसरा कथन है दोस्तों ये गलत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का वर्णन है ही नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। ये वर्णन जो है आपका 6 वर्ष का, ये आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 उसमें वर्णित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका गलत हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधायिका। तो संसद की सर्वोच्चता जो है वो यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? आपकी संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये आपका दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी आपका 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके इंडियन हिस्ट्री के सवाल आ चुके हैं। आलमगीरपुर दिया गया है, रोपड़ दिया गया है, हड़प्पा और बनावली दिया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोपड़ जो है ये कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब में कौन सी नदी आ जाएगी? आपकी सतलज आ जाएगी। तो सेकंड में तो आपका डी हो गया, सेकंड में डी एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा जो है दोस्तों ये आपकी पाकिस्तान में हो जाएगी, तो ये रावी नदी के किनारे हो जाएगी आपकी। ठीक है। आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? तो ये हिंडन नदी के किनारे हो जाएगी आपकी, और आलमगीरपुर कहाँ पर हो जाएगी आपकी? यूपी में हो जाएगी। ठीक है। और बनावली आपकी सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगी, और बनावली जो है ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? तो बनावली जो है ये हरियाणा की हो जाएगी। बनावली कहाँ की हो जाएगी? हरियाणा की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मौर्य प्रशासन में राजकीय कोषागार के संरक्षक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य प्रशासन में राजकीय कोषागार के संरक्षक अधिकारी को सन्निदाता के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर के किस शासक के समय पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की? तो विजयनगर की यात्रा बारबोसा के द्वारा कब की गई थी, जो कि आपका पुर्तगाली यात्री था? तो कृष्णदेवराय के समय की गई थी। और कृष्णदेवराय जो है दोस्तों ये विजयनगर का प्रसिद्ध शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। किस भक्तिकालीन संत को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई है? तो प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किसको दी गई है दोस्तों? शंकराचार्य को दी गई है, और शंकराचार्य के द्वारा ही दोस्तों आपके अद्वैतवाद सिद्धांत जो है वो दिया गया। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये शंकराचार्य ने किया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली आपकी बंगाल में लागू की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 1765 में किसने लागू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी। लॉर्ड क्लाइव जो था उसने लागू की थी दोस्तों। किसने लागू की? आपकी लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी, लेकिन हटा दी थी बाद में किसने? तो 1772 में किसने हटा दी थी दोस्तों? 1765 में तो लागू की, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने हटा दी थी दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था इसने हटा दी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ का जो है वो नेतृत्व किया गया था 1857 के समय। नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने तो भैया कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर का किया था। नाना साहब ने तो कानपुर का किया था। और वीर कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का किया था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का किया था। और बहादुर शाह जफर ने कहाँ का किया था? तो इन्होंने तो दिल्ली का किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किस पत्र में प्रस्तुत किया गया? तो ये आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किस पत्र में प्रकाशित किया गया? संजीवनी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा सवाल है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है ये सबसे लंबी समुद्री तट रेखा रखता है, गोवा सबसे कम रखता है। अगला सवाल देखिए, भारत में स्थित किस पठार को पठारों का पठार कहा जाता है? तो भैया पठारों का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केरल में स्थित लेगून झील को भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है। तो केरल में स्थित लेगून झील को भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है। केरल में कौन सी हो जाएगी आपकी? अष्टमुड़ी, वेम्बनाड, पुलिकट या सस्तम कोटड़ा? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। ठीक है, अष्टमुड़ी है, वेम्बनाड है, सस्तम कोटड़ा है, पुलिकट है। तो अष्टमुड़ी, वेम्बनाड और सस्तम कोटड़ा जो है ये आपकी केरल की झीलें हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ की झील हो जाएगी? आपकी केरल की झील हो जाएगी। और इसमें भी सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? आपकी वेम्बनाड हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुलिकट झील जो है ये तो आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में ज्वारीय वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अंडमान निकोबार, कच्छ तीनों जगह पाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी आपकी? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, जो कि टेनीसी नदी पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किस सम्मेलन में किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रथम प्रयास किस
सम्मेलन में किया गया था? जेनेवा प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। इसमें दोस्तों पर्यावरण संबंधी जो है वो प्रथम प्रयास किए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये बात आपकी कब की हो जाएगी दोस्तों? तो ये बात आपकी हो जाएगी 5 जून 1972 की। कब की हो जाएगी? 5 जून 1972 की। और इसी दिन 5 जून को ही आपका दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब एवं किस शहर में आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1992 में ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 30 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है दोस्तों, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है 30 जनवरी 2025 को। करंट अफेयर का सवाल है जनवरी का। अगला सवाल देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो मुख्य अतिथि आपके इंडोनेशिया के कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे, प्रबोवो सुबियांतो। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका जनवरी मंथ का करंट अफेयर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत खिलाड़ियों का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर डी गुकेश शतरंज बिल्कुल सही है, मनु भाकर निशानेबाजी बिल्कुल सही है, प्रवीण कुमार कुश्ती गड़बड़ हो गई भैया, प्रवीण कुमार कुश्ती नहीं होगा। प्रवीण कुमार जो है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है, ये आपके ऊंची कूद से संबंधित है दोस्तों, एथलेटिक्स ऊंची कूद से संबंधित है। हरमनप्रीत का संबंध हॉकी से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो प्रवीण कुमार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन चारों को दोस्तों यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखिए, वीडी सावरकर पर रहस्यों का उद्घाटन करती पुस्तक, तो वीडी सावरकर के रहस्यों का उद्घाटन करती पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये अरुण शौरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण शौरी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसरो ने अपने 100वें मिशन के अंतर्गत किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो 100वें मिशन के अंतर्गत कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए GSLV F-15 जो है, इसको किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया? तो GSLV F-15 रॉकेट द्वारा दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट है आपका NVS-02, इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया। कब? 29 जनवरी 2025 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो NVS-02 हो जाएगा, ठीक है। और ये 100वां मिशन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है? तो प्रवासी राजस्थान दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर में करवाया हुआ है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफी सारे सवाल डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।